सातवें चरण के लिए मतदान के साथ देश में लोकसभा चुनाव की मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। देश में चारों तरफ अभी भारी गर्मी पड़ी है, भारी गर्मी पड़ रही है और इस भारी गर्मी के बीच ही यह पूरा चुनाव संपन्न हो रहा है। अभी इस चुनाव के दौरान देश के कई हिस्सों में 46 से 47 डिग्री तक तापमान बढ़ गया है, लेकिन आम मतदाताओं ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाने के साथ इस चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, अब उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा के चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभा के चुनाव के लिए आज मतदान के बाद इन चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। इस तरह से इस चुनाव मैदान में उतरे सारे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अलग अलग चरणों में हुए मतदान में सारे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब ईवीएम में कैद हो गया है। इस चुनाव में देश में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 968.8 मिलियन दर्ज की गई है। कुल मतदाताओं की संख्या 968.8 मिलियन दर्ज की गई है। मतदाताओं की यह संख्या देश में जब वर्ष 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब की तुलना में लगभग 72.8 मिलियन अधिक बढ़ गई है। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में अभी के मतदाताओं की तुलना लगभग 72.8 मिलियन अधिक बढ़ गई है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े सामने हैं उसके अनुसार उस दौरान 67.4% मतदान हुआ था। अभी जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, जो औसत मतदान का प्रतिशत है, जो 7 चरणों में मतदान हुआ, जो औसत मतदान का प्रतिशत है, इसकी तुलना में 2019 के जो चुनाव हुआ था उसकी तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत 1% कम रहने की संभावना है। आज 7वें चरण के लिए मतदान हो रहा है और मतदान का जो अंतिम आंकड़ा है वह देर रात तक बढ़ने की उसकी उम्मीद है, लेकिन जो औसत आंकड़ा है, जो 7 चरणों में मतदान हुआ, जो औसत आंकड़ा है इस बार का चुनाव, उसमें मतदान का प्रतिशत पिछले वर्ष 2019 के चुनाव की तुलना में कुछ प्रतिशत कम रह जाने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए तमाम तरह के अभियान चलाए थे। कोई भी व्यक्ति मतदान से ना जो वंचित रह जाए, इसके लिए भी कोशिश की गई थी। और वहीं मेरा पहला वोट देश के लिए, इस नारे के साथ, इस स्लोगन के साथ भी आम लोगों को, युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार भारी गर्मी पड़ी है। गर्मी के चलते लोग कम से कम दोपहर के समय में मतदान करने नहीं निकले। लगभग प्रत्येक चरण में जो चुनाव हुआ है उस दौरान भारी गर्मी पड़ती रही है और उस दौरान भारी गर्मी की वजह से दोपहर के समय में कम मतदान हुआ है। दोपहर के समय में कई क्षेत्रों में, कई मतदान केंद्रों पर मतदाता बिल्कुल ना के बराबर नजर आए। मतदान केंद्रों में सूनापन बना रहा। इसकी वजह से कहा जा सकता है कि मतदान का प्रतिशत कुछ कम रह सकता है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में काफ़ी चुनाव को लेकर काफ़ी उत्सुकता नजर आई, काफ़ी जागरूकता नजर आई और लोग अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी उत्सुक नजर आते रहे। लेकिन ये बात हमेशा से रही है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कम मतदान होता रहा है। विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में अपेक्षाकृत हमेशा से कम मतदान होता रहा है। तो लेकिन अगर उन आंकड़ों को देखा जाए, जो पिछले वर्षों के आंकड़े हैं उनको देखा जाए, तो इस बार मतदान का प्रतिशत लोकसभा चुनाव में भी काफी बढ़ा है। आइए सबसे पहले हम मतदान के आंकड़ों को देखते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए हो रहे चुनाव में कहां, किस क्षेत्र में कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए पहले चरण में लोकसभा के आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल को भारी गर्मी के बावजूद भारी मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में लोकसभा के चुनाव के लिए भारी मतदान दर्ज किया गया। हालांकि इस दौरान भारी गर्मी पड़ रही थी। ज़्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में जहां चुनाव हुआ, पहले चरण में चुनाव हुआ, वहां भारी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं ने मतदान के प्रति उत्सुकता दिखाई और भारी मतदान दर्ज हुआ है। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव के लिए मतदान हुआ।
पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव के लिए मतदान हुआ है। पहले चरण में ही छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट के चुनाव के लिए भी मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट के चुनाव के लिए मतदान हुआ। साथ ही कांकेर लोकसभा सीट के कुछ मतदान केंद्रों पर 46 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया गया। पहले चरण में जो जानकारी सामने आई है, पूरे देश में जो मतदान हुआ तो उसमें 66.14% मतदान दर्ज किया गया है। पहले चरण में देश में 66.14% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया। इस तरह से देखें तो पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में मतदाताओं में मतदान के प्रति अधिक उत्सुकता दिखी है। दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत कुछ अंश तक बढ़ा है और इस दौरान 66.71% मतदान दर्ज किया गया है। तीसरे चरण में तीसरे चरण में जो चुनाव हुआ उस दौरान मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया है। तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम दर्ज किया गया है। इस दौरान कुल 65.68% मतदान दर्ज किया गया है। तीसरे चरण में 65.68% मतदान दर्ज किया गया है। चौथे चरण में 67.25% मतदान दर्ज किया गया है। चौथे चरण में 67.25% मतदान दर्ज किया गया है। इस चरण में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गंदेरबल, पुलवामा और शोपिया जिलों में भी मतदान हुआ। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी कई हिस्सों में मतदान हुआ। यहाँ भी मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। यहाँ कुल 36.58% मतदान दर्ज किया गया है, जो कि कई दशकों में सर्वाधिक मतदान माना गया है। आंध्र प्रदेश में वहाँ की सभी 25 लोकसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराया गया। वहाँ एक साथ मतदान हुआ। सभी लोकसभा सीटों पर आंध्र प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर एक साथ मतदान हुआ। वहाँ मतदान के दौरान और उसके बाद कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिसे निर्वाचन आयोग ने काफ़ी गंभीरता से लिया। आंध्र प्रदेश में चुनाव के दौरान और उसके बाद हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसे निर्वाचन आयोग ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस पूरे मामले की अपने स्तर पर समीक्षा की है और आयोग के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को पालनाडु के जिलाधिकारी का स्थानांतरण और जिला पालनाडु तथा जिला अनंतपुरम के पुलिस अधीक्षकों का निलंबन तथा विभागीय जांच करने और तिरुपति जिला पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण और विभागीय जांच करने का प्रस्ताव दिया है। पलनाडु, अनाथापुरम और तिरुपति में 12 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित करने का प्रस्ताव किया गया है। इन इलाकों में 12 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित करने का प्रस्ताव किया गया है। निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय को हिंसा की उक्त घटनाओं को देखते हुए आंध्र प्रदेश के उक्त प्रभावित क्षेत्रों में मतगणना के बाद भी सीएपीएफ की 25 कंपनियों को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। सीएपीएफ की 25 कंपनियों को बनाए रखने का निर्देश देने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को इस हिंसा के सिलसिले में नई दिल्ली भी तलब किया गया था। आंध्र प्रदेश में अन्नामय्या, चित्तूर, पालनाडु, गुंटूर, अनंतपुर व नंदयाल इत्यादि क्षेत्रों में चुनावी हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। उन क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है और निर्वाचन आयोग के द्वारा उस दौरान हुई हिंसा के संबंध में आगे कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। यहाँ मतदान 62.2% दर्ज किया गया है। पांचवें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया है। छठवें चरण में 58 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें मतदान का प्रतिशत 63.37% दर्ज किया गया है। छठवें चरण में 63.37% मतदान दर्ज किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत देश में यह लोकसभा चुनाव कराना था। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए यह चुनाव कराना था। तो इस समय निर्वाचन आयोग के सामने कई सारी चुनौतियां भी थी।
हम सब जानते हैं कि इसी के कुछ दिन पहले तक मणिपुर क्षेत्र पूरी हिंसा से जूझ रहा था। कश्मीर में भी कई तरह के अशांति के वातावरण नजर आ रहे थे। तो वहीं केरल राज्य में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के इस चुनाव में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा देश में लोकसभा के इस चुनाव में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए कई बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। आयोग के द्वारा ऐसे जिला कलेक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण किया गया जो क्रमशः आईएएस और आईपीएस संवर्ग से नहीं हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा इस चुनाव के दौरान देश में ऐसे कलेक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण किया गया जो क्रमशः आईएएस और आईपीएस संवर्ग से नहीं हैं। 4 राज्यों गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ऐसे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस चुनाव में ड्यूटी में अपनी सेवाएं दे रहे 2100 पर्यवेक्षकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए सभी को मतदान करने, चुनाव प्रचार के लिए समान अवसर प्रदान करने का निर्देश जारी किया। लोकसभा का यह चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के सामने देश में इस बार कई सारी चुनौतियां भी थी। यह चुनौतियां तो हर बार रहती हैं, लेकिन इस बार भी चुनौतियां कई अलग तरह से दिख रही हैं। हम सब जानते हैं कि देश के कई हिस्से अभी हिंसा से जूझ रहे थे। आयोग ने चुनाव के पहले मणिपुर की जमीनी स्थिति की समीक्षा की। मणिपुर भी हिंसा की घटनाओं से जूझ रहा था। आयोग ने इस दौरान इसे संज्ञान में लिया कि मणिपुर के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पंजीकृत मतदाता अपने मूल स्थानों से विस्थापित हो गए हैं। ये मतदाता वहीं के विभिन्न राहत शिविरों में विस्थापितों के रूप में रहते दर्ज किए गए थे। आयोग ने इन मतदाताओं का मतदान सुनिश्चित करने के लिए उपाय किया। राहत शिविरों के समीप जहां ये विस्थापित रह रहे थे, मतदान केंद्र स्थापित किया गया और उन विस्थापितों का मतदान कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। हम सब जानते हैं कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य के कई हिस्सों, विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहां के मूल कश्मीरियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 1980 और 1990 के दशक के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के कारण वहां के मूल कश्मीरियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ऐसे मतदाताओं को देश में वे जहां कहीं भी रह रहे हैं, डाक मतपत्रों से उन्हें मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐसे मतदाताओं को देश में वे जहां कहीं भी रह रहे हैं, डाक मतपत्रों के माध्यम से उन्हें मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। देश में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 219 लागू किया गया है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पहली बार मतदान हुआ है और यहां पहले की तुलना में अधिक मतदान दर्ज किया गया है। जम्मू और कश्मीर में इस बार पहले की तुलना में अधिक मतदान दर्ज किया गया है। लोकसभा के इस चुनाव में 1 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उन मतदाताओं को मतदान के लिए पात्र माना गया है। जिन मतदाताओं का नाम 1/10/2024 को प्रकाशित सूची में दर्ज है, उन मतदाताओं को ही मतदान के लिए पात्र माना गया। इस सूची में 1,18,439 विदेशी मतदाताओं का नाम भी दर्ज किया गया है। इस सूची में 1,18,439 विदेशी मतदाताओं का नाम भी दर्ज है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन के बाद विदेशों में रहने वाले इन भारतीय नागरिकों को मतदाता के रूप में मतदान की अनुमति मिल गई है। देश भर में इस बार मतदान के लिए कुल 10,48,200 मतदान केंद्र बनाए गए। एक मतदान केंद्र में सिर्फ 1500 मतदाताओं को मतदान के लिए चिन्हित किया गया था। देश में लोकसभा का यह चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ। अब बात कर लें कि इसमें किस चरण में कितने राज्यों में चुनाव कराया गया।
इस लोकसभा चुनाव में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ एक चरण में चुनाव कराया गया। इस लोकसभा चुनाव में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ पहले चरण में एक चरण में चुनाव कराया गया। तो वहीं तीन राज्यों में पूरे 7 चरणों में चुनाव हुआ है। 3 राज्य ऐसे थे जिसमें पूरे 7 चरण में जो चुनाव हुए, देश में जो 7 चरणों में चुनाव हुआ उसमें उन राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव कराया गया। 3 राज्यों में चुनाव के जो 7 चरण घोषित किए गए थे उसमें से प्रत्येक तिथि पर किसी न किसी सीट पर चुनाव कराया गया। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। ऐसे भी रहे जहां 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें 80 सीट उत्तर प्रदेश में हैं। देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीट 48 सीट महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर सबसे अधिक सीट 42 सीट पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर सबसे अधिक सीटें 40 सीटें बिहार में हैं। इसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पूरा चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां देश में जो 7 चरणों में चुनाव हुए उसमें उन सभी चरणों में वहां किसी न किसी सीट पर चुनाव कराया गया। मतलब यहां सभी चरण में चुनाव संपन्न हुए। महाराष्ट्र प्रदेश की 48 सीटों पर 5 चरण में चुनाव संपन्न हुआ। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या अधिक है। यहाँ देश में जो जिन राज्यों में लोकसभा की सीटें अधिक हैं उसमें महाराष्ट्र का नंबर दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 चरण में चुनाव कराया गया। मध्य प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की कई सीटें अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित की गई हैं और संभवतः कहा जा सकता है कि इसी वजह से वहां 7 चरणों में पूरा चुनाव कराया गया। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 25 के साथ केरल में भी 20 सीटें हैं। केरल में भी लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ सभी सीटों पर एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराया गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हुआ। असम की 14 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर तीन चरण में चुनाव कराया गया। असम की 14 और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरण में चुनाव कराया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की 5 लोकसभा सीट पर 5 चरणों में और लद्दाख लोकसभा सीट पर 1 चरण में चुनाव संपन्न हुआ। जम्मू एवं कश्मीर की 5 लोकसभा सीट पर 5 चरणों में चुनाव कराया गया। राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर की 7 लोकसभा सीटों पर सिर्फ एक ही चरण में चुनाव हुआ। फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत देश में छिटपुट हिंसा की घटना को छोड़कर जो असम में घटना हुई, आंध्र प्रदेश में घटना हुई, केरल में घटना हुई, उन हिंसक घटनाओं को छोड़कर पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से 7 चरणों में चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। चुनाव के लिए 7 चरणों में मतदान संपन्न हो गया है। अब 4 जून को मतगणना होगी और पूरे लोगों का ध्यान, आम लोगों को ध्यान, देश के राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान इस मतगणना की ओर लगा रहेगा। मैं हूं अशोक त्रिपाठी। हम लोकसभा चुनाव की पल पल की गतिविधियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। असल बात न्यूज कोशिश कर रहा है कि अब जो मतदान पूरा हो गया है तो देश में कहाँ क्या हालात हैं, कहाँ क्या राजनीतिक परिदृश्य है, किन मुद्दे को लेकर मतदान हुआ है, ये मतदान इसमें का मतदाता किन मुद्दों से प्रभावित होकर नजर आए हैं, इस पर हम आपके सामने एक अनुमान रिपोर्ट, हर जगह की एक अनुमान रिपोर्ट भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।